नेक्स्ट टॉपिक है न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है ह्यूमंस आर हेटेरोट्रॉफिक इन नेचर। अपने न्यूट्रिशन जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिराइव करते हैं। अपना फूड जो है वो या तो प्लांट से लेंगे या दूसरे एनिमल्स से अपना फूड डिराइव करते हैं। तो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को ये फॉलो करते हैं। और हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के भी तीन टाइप हम लोगों ने पढ़े थे, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक एंड सेप्रोट्रॉफिक। तो जो ह्यूमंस हैं यानी कि हम हैं वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को ये शो करते हैं। होलोजोइक मोड ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, यानी कि होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? होलोजोइक मोड किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? इंजेक्शन ऑफ फूड। हम लोगों ने पीछे अभी अमीबा और पैरामीशियम के बारे में पढ़ा। बोथ ऑफ दोज ऑर्गेनिजम्स आल्सो शो द सेम मोड, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, व्हिच इन्वॉल्व्स इनटेक ऑफ द फूड बाय द ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी में फूड को इंजेस्ट करेगा और उसके बाद उस फूड का जो ब्रेकडाउन है यानी कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से सिंपल सब्सटेंसेस का जनरेट होना, ये जो प्रोसेस है इसे हम बोलते हैं डाइजेशन। ये ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ही होगा। आपने देखा अमीबा में भी अमीबा के सेल के अंदर हो रहा था, पैरामीशियम में भी सेल के अंदर हो रहा था और ह्यूमंस में भी बॉडी के अंदर ही डाइजेशन शो होता है। ठीक है, फॉर कैरिंग आउट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन humans have specific or a special organ system. Special organ system is present called digestive system. ठीक है, अमीबा या पैरामीशियम जैसे ऑर्गेनिज्म जो कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं या लोअर एनिमल्स जो हैं, इनके अंदर बॉडी कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा नहीं है, कॉम्प्लेक्स नहीं है ज्यादा वो, इसलिए उनमें कोई स्पेशल ऑर्गन सिस्टम या ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता। लेकिन जब आप हायर एनिमल्स की बात करते हैं तो उनके अंदर जो बॉडी कॉम्प्लेक्सिटी है वो हायर लेवल रिप्रेजेंट करती है, इसलिए उनमें फूड को डाइजेस्ट करने के लिए स्पेशल ऑर्गन सिस्टम्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं और इन ऑर्गन सिस्टम्स को हम नाम देते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज एक्चुअली human digestive systems is a complete digestive system. ह्यूमन की बॉडी में जो डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है वो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कंसीडर किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में दो ओपनिंग्स प्रेजेंट होंगी। ठीक है, वन ओपनिंग इज फॉर द पर्पस ऑफ ingestion of food and the other opening is for egesting out or removal of undigested waste. तो humans के digestive system में दो openings present होती है। एक opening है mouth जिसके थ्रू humans जो हैं वो अपने food को ingest करते हैं, और दूसरी opening होती है anus जिसके थ्रू वो undigested waste को यानी कि fecal matter को body से pass out यानी कि remove कर देते हैं। ठीक है, तो ह्यूमंस के पास जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो किस तरह का डाइजेस्टिव सिस्टम है? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो फिर यहाँ पर क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि क्या कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनके अंदर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम ना हो? कंप्लीट कहने का मतलब इनकम्प्लीट। दूसरा टाइप का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होगा वो है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसमें इंजेक्शन के लिए और इजेक्शन के लिए यानी कि इनटेक ऑफ फूड के लिए एज वेल एज रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट के लिए सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट होती है। और एग्जांपल है इसका, जैसे आप लोगों ने पोरीफेरेंस पढ़े 9th क्लास में, किंगडम एनिमिलिया में पहला फाइलम पोरीफेरा, दूसरा सिलेंट्रेटा। ये एग्जांपल्स हैं ऐसे एनिमल्स के जिनके अंदर इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। लेकिन जैसे जैसे आप हायर कैटेगरीज की तरफ जाएंगे वहां पर आप क्या देखेंगे कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में चेंज हो चुका होता है। मींस
हायर ऑर्गेनिजम्स के पास डाइजेस्टिव सिस्टम में दो ओपनिंग्स होती हैं, सेपरेट ओपनिंग्स फॉर इंजेशन एंड इजेशन। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं, टू पार्ट्स। कौन कौन से? पहला है एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल या आप इसको नाम दे देते हैं गट। पहला पार्ट क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम का? एलिमेंट्री कैनाल, या इसको हम नाम दे देते हैं गट। और दूसरा पार्ट क्या है? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक है, दो पार्ट्स हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के। ठीक है, दोनों की कॉम्बिनेशन से बना होता है। कंप्लीट डाइजेशन का जो काम चल रहा है वो इन दोनों की कंबाइंड एक्टिविटी से ही पॉसिबल हो पाता है। अब एलिमेंट्री कैनाल फर्स्ट पार्ट है और दूसरा पार्ट है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक है, हम इन दोनों के अंदर आने वाले जो ऑर्गन्स हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे और इनका फंक्शन क्या होता है वो भी पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले किससे? एलिमेंट्री कैनाल्स। ठीक है, तो अगला टॉपिक है हमारा ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल या गट। ठीक है, जैसे कि अभी हम लोगों ने बताया कि एक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है तो दो ओपनिंग्स है, पहली माउथ और दूसरी एनएस। तो वेरी फर्स्ट ओपनिंग इज और वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इज माउथ। ठीक है, माउथ इज ए स्लिट लाइक opening which is used for ingestion of food। माउथ जो है वो फर्स्ट ओपनिंग है ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल की और यही वो एरिया है, यही वो ओपनिंग है जिसके थ्रू फूड को इंजेस्ट किया जा सकता है। ठीक है, इट इज गार्डेड by two membranous folds called lips। ठीक है, माउथ ओपनिंग जो है वो गाइडेड है किससे? लिप्स से। हमारे जो होठ हैं वो माउथ की ओपनिंग को कंट्रोल करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, द माउथ ओपन्स इनटू, it leads to buccal cavity। buccal cavity is also known as oral cavity। buccal cavity को क्या नाम दे दिया जाता है? oral cavity। ये नेक्स्ट पार्ट है हमारे एलिमेंट्री कैनाल का। तो फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट ओपनिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है माउथ। ठीक है, माउथ जो है वो इंजेक्शन ऑफ फूड के लिए रिस्पॉन्सिबल है और जैसे ही इंजेक्शन होती है द फूड नाउ एंटर्स इनटू द नेक्स्ट पार्ट जिसका नाम है बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी। तो नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं क्या? बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी। देखिए, सेकेंड पार्ट इज बक्कल कैविटी और ओरल कैविटी। ठीक है, तो बक्कल कैविटी और ओरल कैविटी क्या है? द लार्ज स्पेस which is present behind the माउथ। ठीक है, माउथ से जस्ट आगे की तरफ, ठीक है, बक्कल कैविटी प्रेजेंट होती है। एंड बक्कल कैविटी is specialized for processing of
ऑफ फूड। प्रोसेसिंग ऑफ फूड का मतलब फूड को प्रॉपरली डाइजेस्ट करने के लिए उसे प्रोसेस किया जाता है, यानी कि उसके साथ काफी सारे मैकेनिज्म्स अप्लाई किए जाते हैं उस पर, ताकि उसके पार्टिकल्स को काफी ज्यादा छोटा किया जा सके, उसको मॉइस्ट किया जा सके, सॉफ्ट किया जा सके, ताकि डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो बड़े आसानी से और एफिशिएंटली हो सके। तो बक्कल कैविटी जो है वो स्पेशलाइज्ड होती है, स्पेशली डिजाइंड है फॉर कैरिंग आउट प्रोसेसिंग ऑफ फूड। देयर आर 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन बक्कल कैविटी। 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं? रूफ ऑफ द बक्कल कैविटी, रूफ ऑफ बक्कल कैविटी को हम बोलते हैं क्या? पैलेट। क्या नाम देते हैं? पैलेट। ऊपर की तरफ का जो हिस्सा है हमारे बक्कल कैविटी का, जिसको हम हिंदी में तालू भी बोल देते हैं, तालू, ठीक है, ऊपर की तरफ का जो एरिया है उसे हम नाम देते हैं क्या? पैलेट, ठीक है। दूसरा, फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी, जहां प्रेजेंट है क्या? टंग, हमारी जीभ, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो बक्कल कैविटी में प्रेजेंट होता है वो है टंग। और तीसरा, टीथ। तीसरे जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है वो क्या है? टीथ, यानी कि दांत, ठीक है। इन तीनों ही स्ट्रक्चर्स के बारे में थोड़ा थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले लेकर के चलते हैं किसको? पैलेट को। ज्यादा डिटेल में हम लोगों को ये नहीं करना है। सबसे पहला है पैलेट, ठीक है। पैलेट रिप्रेजेंट्स और फॉर्म रूफ ऑफ बक्कल कैविटी, कैविटी। Its anterior part is hard and rough, ठीक है। इसका एंटीरियर पार्ट का मतलब आगे का हिस्सा, जो पैलेट है उसमें हमारे दांतों के जस्ट पीछे की तरफ का जो पार्ट है, एक तो वो हार्ड है, अगर आप अपनी जीभ से उसे टच करके देखेंगे तो एक तो वो है हार्ड, और दूसरा क्या, उसके ऊपर ऐसे रफ सरफेस बनी हुई है, रिज, ऐसे वेवी सरफेस जो है वहां प्रेजेंट है, जो रफनेस को रिप्रेजेंट करती है। इस पार्ट को हम नाम देते हैं हार्ड पैलेट। क्या नाम देते हैं? हार्ड पैलेट। एंड इट्स पोस्टीरियर पार्ट इज सॉफ्ट एंड स्मूथ। पैलेट का पीछे का जो हिस्सा है, अगर आप अपनी जीभ को थोड़ा पीछे की तरफ मूव करवाएंगे और ऊपर की तरफ टच करेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो पैलेट एंटीरियर साइड पर हार्ड था, वो पीछे की तरफ क्या है? सॉफ्ट है और स्मूथ है। उसके ऊपर कोई वेवी सरफेस प्रेजेंट नहीं है, बिल्कुल प्लेन सरफेस प्रेजेंट है। उसको हम नाम दे देते हैं क्या? सॉफ्ट पैलेट। क्या नाम दे देंगे? सॉफ्ट पैलेट, ठीक है। अब इन दोनों का फंक्शन क्या है वो देखिए, ठीक है। हार्ड पैलेट का क्या काम है, सॉफ्ट पैलेट का क्या काम है, ठीक है। तो मैं यहां ऊपर की तरफ लिख देता हूं हार्ड पैलेट का फंक्शन, ठीक है। हार्ड पैलेट, इट होल्ड्स द फूड while chewing प्रोसेस। देखिए, आप खाने को माउथ के थ्रू इंजेस्ट करते हैं, वो खाना आपके आ जाता है बक्कल कैविटी में, वहां पर उस खाने को च्यू किया जाता है, मतलब चबाया जाएगा, मेस्टिकेट किया जाएगा, ठीक है। और चबाए जाने के दौरान क्या है, सारा का सारा फूड जो आपने एक टुकड़ा आपने अभी मुंह के अंदर रखा है, वो पूरा का पूरा एक साथ नहीं चबाया जाएगा। उसका कुछ पार्ट जो है वो दांतों की हेल्प से बारीक बनाया जाता है, चबाया जाता है, और बाकी का जो पार्ट होगा फूड का, जो चबाया नहीं जा रहा है अभी, जिसे चबाया जाना है, ठीक है, तो वो जो फूड है वो
होल्ड करके कौन रखेगा? उसको होल्ड करके रखने का काम है हार्ड पैलेट का। इसीलिए इसकी जो सरफेस होती है वो रफ होती है कि जब आप कुछ अमाउंट ऑफ फूड को चबा रहे हो तो बाकी का जो अनच्यूड फूड है वो डिस्टर्ब ना करें च्यूइंग की प्रोसेस को, इसलिए उसको टंग और हार्ड पैलेट के बीच में प्रेस करके रखा जाता है और वो जो फूड है वो वहीं पर होल्ड कर लिया जाता है। ठीक है, ना तो वो निगला जा पाएगा इससे और ना ही वो जो च्यूइंग का प्रोसेस चल रहा है उसको डिस्टर्ब कर पाएगा। ठीक है, तो प्रॉपर च्यूइंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये। दूसरा सॉफ्ट पैलेट जो है, सॉफ्ट पैलेट इट हेल्प्स इन swallowing of masticated या chewed food। देखिए जो सॉफ्ट पैलेट है, सॉफ्ट पैलेट मूवेबल होता है। ठीक है, और सॉफ्ट पैलेट क्या करेगा कि जैसे ही आपने उस टुकड़े को अच्छे तरीके से चबा लिया है, खाने का जो टुकड़ा आपने अभी मुंह में रखा था चबाने के लिए, अगर वो अच्छे तरीके से चबा लिया गया है तो जो सॉफ्ट पैलेट है उसकी हेल्प से, ठीक है, सॉफ्ट पैलेट की हेल्प से उस फूड को आगे नेक्स्ट पार्ट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। किस तरह के फूड को? जो वेल मेस्टिकेटेड या च्यूड फूड है उसको। तो सॉफ्ट पैलेट जो है वो स्वेलोइंग में हेल्प करता है, लेकिन सॉफ्ट पैलेट अकेला स्वेलोइंग में हेल्प नहीं करता, टंग भी सॉफ्ट पैलेट के साथ स्वेलोइंग ऑफ फूड के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट जो बक्कल कैविटी में प्रेजेंट था पैलेट, वो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट जो हम लोगों ने लिखा था वो था टंग। ठीक है, जीभ। सेकंड पार्ट इज टंग। तो टंग क्या है? हाईली मस्कुलर एंड मूवेबल स्ट्रक्चर प्रेजेंट एट द फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी के फ्लोर पर ये प्रेजेंट होती है। जो टंग है वो हाईली मस्कुलर है, काफी ज्यादा मस्कुलर होती है और मूवेबल है, मूव कर सकती है। ठीक है, और ये प्रेजेंट होती है बक्कल कैविटी के फ्लोर यानी कि नीचे वाले हिस्से पर। ऊपर की तरफ था पैलेट, नीचे की तरफ क्या होगी? टंग होगी। एंड इट इज फिक्स्ड, इट इज फिक्स्ड at its base। जीभ जो है वो आपके बक्कल कैविटी के का जो फ्लोर है उसके साथ अटैच्ड होती है। कहां से? बेस की तरफ से। आपका जो एक एंटीरियर पार्ट है इसे एपेक्स या एपिकल पार्ट बोलते हैं। ये जो फ्री पार्ट है ये एपिकल पार्ट होता है टंग का। ठीक है, अब फंक्शन क्या है? फंक्शंस देखिए, जो टंग है, एक तो बहुत ही कॉमन सा फंक्शन है इसका कि किसी चीज के स्वाद का पता हमें टंग की हेल्प से ही लगता है। कोई चीज मीठी है, कड़वी है या नमकीन है या खट्टी है, इस चीज को डिटेक्ट करना ये हमारी टंग का काम है। सो सबसे पहला फंक्शन क्या है इसका? It helps in detection of taste of food। ठीक है, ये फूड के टेस्ट को डिटेक्ट करने में हेल्प करती है। ठीक है, दूसरे में क्या है? जो टंग है, ठीक है, ये मूवेबल है, सो इट आल्सो हेल्प्स इन प्रॉपर
chewing of food by teeth ठीक है, ये फूड की प्रॉपर च्यूइंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है। अब आप बोलेंगे सर ये तो सॉफ्ट होती है, तो ये कैसे च्यूइंग में हेल्प करेगी? देखिए क्या है कि फूड की जो मूवमेंट है हमारी बक्कल कैविटी में, जो फूड है वो मूव करेगा विद इन द बक्कल कैविटी, उसको मूव करवाने के लिए जो टंग है वो रिस्पॉन्सिबल होती है। अगर फूड हमारी बक्कल कैविटी में मूव नहीं कर पाएगा फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बक्कल कैविटी टू द अनदर पार्ट, ठीक है, जो फूड पैलेट पर होल्ड करके रखा गया है, अगर टंग उसको मूव नहीं करवाएगी टुवर्ड द टीथ, तो वो तो च्यू हो ही नहीं पाएगा कभी, ठीक है। तो जो प्रॉपर च्यूइंग है फूड की, कंप्लीट च्यूइंग जो है फूड की, वो विदाउट द हेल्प ऑफ टंग पॉसिबल नहीं हो पाती है, ठीक है। तीसरा, इट आल्सो हेल्प्स इन मिक्सिंग ऑफ फूड विद स्लाइवा, ठीक है। जो टंग है जो कि वो मूव करवा रही है फूड को भी, तो जो स्लाइवा आपके बक्कल कैविटी में रिलीज होता है, स्लाइवा मतलब लार जो है, ठीक है, लार जो है वो जो सिक्रीट होगा उसमें प्रेजेंट होता है एंजाइम जो स्टार्च को डाइजेस्ट करेगा। तो जो स्लाइवा है वो तभी प्रॉपरली मिक्स हो पाएगा जब टंग की हेल्प से स्लाइवा और फूड दोनों मूव करें, मूवमेंट के दौरान वो एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो जाते हैं। इससे क्या होगा कि जो स्लाइवा में प्रेजेंट एंजाइम है वो फूड में प्रेजेंट स्टार्च को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर सकता है एफिशिएंट तरीके से, ठीक है। तो ये सेकंड पार्ट था क्या, टंग, ठीक है। हाँ, इसके अलावा आप और लिख सकते हैं अगर फंक्शन में कि इट आल्सो हेल्प्स इन स्पीच ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जैसे हम कुछ शब्द बोलते हैं, कुछ अल्फाबेट्स अगर हम बोलें, ठीक है, तो उसमें आप देखेंगे जो टंग है वो मूव करती है एक पर्टिकुलर वर्ड बोलने के दौरान, या जो अल्फाबेट है वो बोलने के दौरान जो टंग की मूवमेंट है वो भी होती है। तो इट आल्सो हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ स्पीच इन ह्यूमंस, ठीक है। तो टंग सेकंड पार्ट जो बक्कल कैविटी में प्रेजेंट था, और इससे नेक्स्ट पार्ट जो बक्कल कैविटी में प्रेजेंट है, थर्ड पार्ट, वो क्या है, टीथ। थर्ड पार्ट कौन सा है, टीथ, ठीक है। तो टीथ क्या है, दे आर हार्ड स्ट्रक्चर्स, हार्ड स्ट्रक्चर्स present in buccal cavity to carry out the process of chewing, ठीक है। ये हार्ड स्ट्रक्चर है जो कि बक्कल कैविटी में प्रेजेंट है, और इनका काम क्या है, इनका काम होगा कि फूड के पार्टिकल्स, जो बड़े फूड के पार्टिकल्स आप इंजेस्ट कर रहे हैं, उनको उनका फिजिकल ब्रेकडाउन, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फिजिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड, ठीक है। च्यूइंग में होगा क्या कि जो लार्जर पार्टिकल्स हैं उनको मेस्टिकेट किया जाएगा, ठीक है, और उनसे छोटे पार्टिकल्स बना दिए जाएंगे। किसी तरह का कोई केमिकल चेंज यहाँ नहीं आ रहा, फिजिकल चेंज आ रहा है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं फिजिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड। और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है टीथ, ठीक है। तो जो टीथ है वो च्यूइंग में हेल्प करता है। अब इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं वो आ जाते हैं, वो देखिए। जो ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस आर डाइफाइडोंट, हेटेरोडोंट and
थिकोडोंट ऑर्गेनिज्म। ये तीन टर्म्स मैंने यहां पर लिखी, जो ह्यूमंस हैं उनके लिए ये टर्म यहां पर लिखी गई है, यानी कि हमारे लिए ये टर्म्स यहां पर लिखी गई हैं। कौन कौन सी टर्म है? डाइफायोडोंट, डाइफायोडोंट, दूसरी टर्म है हेटेरोडोंट और तीसरी टर्म है थिकोडोंट। तीनों का मतलब क्या होता है वो देखिए। डाइफायोडोंट का मतलब है ह्यूमंस हैव टू सेट्स ऑफ टीथ। ह्यूमंस के पास दांतों के दो सेट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आप लोगों ने वो मुहावरे या लोकोक्तियां आती हैं जैसे दूध के दांत, ठीक है। दूध के दांत वास्तव में प्रेजेंट होते हैं, उन्हें उस सेट ऑफ टीथ को हम बोलते हैं मिल्क टीथ सेट, मिल्क टीथ सेट, ठीक है। और जो दूसरा है उसको हम बोलते हैं परमानेंट टीथ सेट, ठीक है। तो ह्यूमंस के अंदर ये दो सेट दांतों के प्रेजेंट होते हैं, पहला मिल्क टीथ सेट और दूसरा परमानेंट टीथ सेट, ठीक है। तो इसकी वजह से इन्हें बोला जाता है डाइफायोडोंट, ठीक है। ह्यूमंस को क्या बोला जाएगा? डाइफायोडोंट। क्यों बोला जाएगा? क्योंकि इनके लाइफ स्पान में दो सेट प्रेजेंट होते हैं टीथ के। पहली बार जो दांत निकलते हैं, जैसे 6 महीने के बच्चे के दांत निकलने स्टार्ट हो जाते हैं आगे की तरफ, और ये जो दांत हैं इनके पूरे सेट को हम बोलते हैं मिल्क टीथ सेट। और जब ये दांत टूटते हैं, ठीक है, तो इनकी जगह जो नए दांत आते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं इसको परमानेंट टीथ सेट को। अगर परमानेंट टीथ सेट के दांत टूट जाते हैं तो आपको डॉक्टर की हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि फिर से नए दांत नहीं आएंगे, ठीक है। तो डाइफायोडोंट समझ गए हैं आप लोग। नेक्स्ट जो टर्म है वो है हेटेरोडोंट। हेटेरोडोंट का मतलब, हेटेरो मींस डिफरेंट, ठीक है। हेटेरोडोंट का मतलब है कि ह्यूमंस हैव मोर देन वन टाइप ऑफ टीथ, हैव मोर देन वन टाइप ऑफ टीथ, ठीक है। ह्यूमंस के पास एक से ज्यादा तरह के दांत होते हैं, और आप अच्छे तरीके से जानते हैं कितनी तरह के दांत होते हैं? 4 तरह के दांत होते हैं। कितनी तरह के? 4 तरह के दांत होते हैं, जिनमें इंसीजर्स, दूसरे कैनाइन, तीसरे प्रीमोलर्स और चौथे मोलर्स। ये 4 तरह के दांत मिलते हैं, इसीलिए 4 अलग अलग तरह के दांत जो जिनकी शेप, साइज और फंक्शनिंग भी ऑलमोस्ट अलग अलग है। ये 4 तरह के दांत ह्यूमंस में मिलते हैं, जिनकी वजह से इनको बोला जाता है हेटेरोडोंट। और तीसरी टर्म थिकोडोंट का मतलब है ह्यूमन टीथ आर एम्बेडेड और फिक्स्ड इन कैविटीज ऑफ जॉ बोन, कैविटीज या हम नाम दे देते हैं सॉकेट्स ऑफ जॉ बोन, ठीक है। हमारे जबड़े की हड्डी, ये जो दिखा रखी यहां पर, ये जबड़े की हड्डियां होती हैं हमारी। ऊपर की तरफ भी जबड़ा है यहां से, और नीचे की तरफ भी। इनके अंदर कैविटीज प्रेजेंट होते हैं। कैविटीज का मतलब डिप्रेशंस, ठीक है। मान लेते हैं जैसे ये बोन है यहाँ, ठीक है। इस बोन में यहां ऊपर की तरफ दांत लगे हुए हैं, तो ये जो दांत है वो फिक्स्ड होंगे इनमें। यहां इस बोन में कैविटी है, इस तरीके से बोन में क्या है प्रेजेंट? एक कैविटी, और जो टीथ है उसकी रूट इस कैविटी में ऐसे फिक्स होगी। अगर इस तरह की कंडीशन है तो हम इस तरह की कंडीशन को नाम देते हैं क्या?
थीकोडोंट। तो ह्यूमंस जो हैं उनके टीथ की अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो एक तो वो डाइफायोडोंट है, दूसरे हेट्रोडोंट है और तीसरे थीकोडोंट है। डाइफायोडोंट इसलिए है क्योंकि दो टीथ सेट प्रेजेंट होते हैं, हेट्रोडोंट इसलिए है क्योंकि चार अलग अलग तरह के दांत प्रेजेंट हैं, और थीकोडोंट इसलिए है क्योंकि जो टीथ हैं दे आर फिक्स्ड इन द कैविटीज ऑफ और सॉकेट्स ऑफ जॉबोन। ठीक है, आई होप कि ये तीनों टर्म्स आपको समझ में आई होंगी। आइए अब ह्यूमन टीथ का जो डेंटल फॉर्मूला है, ठीक है, ह्यूमंस का जो डेंटल फॉर्मूला है वो थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। कई बार कंपटीशन के जो एग्जाम्स आते हैं एनटीएससी के भी वाईपी में पूछ लिए जाते हैं डेंटल फॉर्मूला ऑफ ह्यूमन। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर चार तरह के दांत बताए थे। कितने? चार तरह के इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स और मोलर्स। ठीक है, और दो टीथ सेट बताए थे, एक मिल्क टीथ सेट और दूसरा परमानेंट टीथ सेट। ठीक है, एक मिल्क टीथ सेट और दूसरा परमानेंट टीथ सेट। ठीक है, अब देखिए जो मिल्क टीथ सेट है उसके अंदर इंसीजर का जो नंबर होता है वो होता है 8। कितना? इंसीजर का नंबर होगा 8, 4 ऊपर के जबड़े में और 4 नीचे के जबड़े में। हमारे पास दो जबड़े हैं तो दोनों ही जबड़ों में 4 इंसीजर होंगे, 4 ऊपर वाले जबड़े में और 4 नीचे वाले जबड़े में। उसके बाद 4 होंगे कैनाइन। ठीक है, 4 होंगे कैनाइन। दो ये जो तीखे वाले दांत हैं, दो ऊपर की तरफ और दो नीचे की तरफ। प्रीमोलर एक भी नहीं होगा। ठीक है, प्रीमोलर एक भी नहीं होगा। और बच गए कि क्या? मोलर। मोलर का नंबर है 8। ठीक है, ये मिल्क टीथ सेट का कंडीशन है, मिल्क टीथ सेट में। ठीक है, 8 इंसीजर, 4 कैनाइन और 8 मोलर। टोटल नंबर ऑफ द टीथ प्रेजेंट इन मिल्क टीथ सेट इज 20। 20 दांत होते हैं मिल्क टीथ सेट में, जिसमें से 8 इंसीजर होंगे, 4 कैनाइन, प्रीमोलर एक भी नहीं होगा और मोलर 8 होंगे, 4 ऊपर वाले में और 4 नीचे वाले में। ठीक है, फिर बात आ जाती है परमानेंट टीथ सेट की। इसके अंदर क्या होगा? इंसीजर 8 होंगे, इनका नंबर चेंज नहीं होता है। कैनाइन अगेन 4 होंगे, इनका भी नंबर चेंज नहीं होता है। प्रीमोलर्स मिल्क टीथ सेट में नहीं थे लेकिन अब प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मिल्क टीथ सेट में प्रेजेंट नहीं होते लेकिन अब प्रेजेंट होते हैं। कितने होते हैं? 8। 4 ऊपर वाले जबड़ों में और जबड़े में और 4 नीचे वाले जबड़े में। तो 8 दांत प्रीमोलर्स और मोलर जो कि 8 थे मिल्क टीथ सेट में, वो यहां होते हैं 12। ठीक है, कितने होंगे? 12। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ टीथ प्रेजेंट इन परमानेंट टीथ सेट 8 और 4 12 और 8 20 और 12 32, 32। इसीलिए हम बोलते हैं 32। ठीक है, जब कोई आंसर होता है तो हम कई बार बोल देते हैं क्या 32 दिखा रहे हो, तो 32 का मतलब जो आपके पूरे दांतों का सेट है 32 दांतों का सेट है, इसीलिए उसको 32 बोला जाता है। लेकिन एक चीज आपको यहां ध्यान रखनी है, टीनेजर्स में अप्रोक्सीमेटली अबाउट एट द एज ऑफ 18 to 23 के आसपास तक हमारे जो दांत हैं उनका नंबर ना तो ये होता है ना ही ये होता है। ठीक है, बिफोर मैच्योरिटी यानी कि मैच्योरिटी गेन करने से पहले तक जो मोलर्स हैं वो 12 की बजाय 8 ही होते हैं। ठीक है,
यानी कि टीन एज तक हमारे जो मोलर्स हैं उनका नंबर 12 नहीं होता, 8 होता है। लास्ट के बाकी के जो 4 मोलर्स हैं वो आफ्टर गेनिंग मैच्योरिटी डेवलप होते हैं। इन्हीं मोलर्स को हम बोलते हैं विजडम टीथ। क्या नाम देते हैं? विजडम टीथ। अकल जाट बोलते हैं ना कि अकल जाट आ रही है, इसका मतलब अक्ल आ गई है। अकल जाट आने से अक्ल नहीं आती है, बल्कि अक्ल आने के टाइम यानी कि जब आप मैच्योर हो गए हैं उस टाइम विजडम टीथ ग्रो करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हालांकि विजडम टीथ जो है वो वेस्टिजियल है, किसी तरह का कोई आपके माउथ में चीविंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है, हाँ प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं क्योंकि जब ये ग्रो कर रहे होते हैं तो पेनफुल ग्रोथ होते हैं, यानी कि पेन काफी होता है उसमें। ठीक है, अब ये तो है टोटल नंबर ऑफ टीथ। अब डेंटल फॉर्मूला देख लीजिए, मैं इसको रब कर देता हूं और डेंटल फॉर्मूला लिख देता हूं सीधा, फिर आपको समझाऊंगा कि डेंटल फॉर्मूला को कैसे लिखा गया है। डेंटल फॉर्मूला, ठीक है। अब पहले है मिल्क टीथ सेट के लिए, ठीक है। यहां पर हम लिखते हैं 2102 बाय 2102, ठीक है। ये डेंटल फॉर्मूला है मिल्क टीथ सेट का। और परमानेंट टीथ सेट का देखिए, परमानेंट टीथ सेट यह है 2123 बाय 2123, ठीक है। अब ये नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? पेयर्स ऑफ टीथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो फर्स्ट है, फर्स्ट नंबर जो दोनों तरफ है वो इंसीजर्स को रिप्रेजेंट करता है। किसको? इंसीजर को। सेकंड नंबर जो है वो रिप्रेजेंट करता है कैनाइन को। थर्ड नंबर जो है वो रिप्रेजेंट करता है प्रीमोलर को। और जो फोर्थ डिजिट इसमें दिया हुआ है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? मोलर्स को, ठीक है। सिमिलरली इसमें भी इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स और मोलर्स, ठीक है। इस लाइन से ऊपर की तरफ अपर जो, और नीचे की तरफ लोअर जो, ठीक है। अभी मैंने बोला कि ये जो डिजिट है ये पेयर को रिप्रेजेंट करेगा। पेयर को रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या है? 2 पेयर इंसीजर, 2 पेयर का मतलब 4 दांत ऊपर वाले जबड़े में और 4 दांत नीचे वाले जबड़े में, तो 4 और 4 कितने हो गए? 8। एक ये और एक पेयर ये, यानी कि यहां पर हो गए टोटल 4 दांत। प्रीमोलर 0 और मोलर 2 और 2 4 दूना 8 दांत यहां, ठीक है। तो टोटल नंबर हम लिख लेते हैं कितने आगे दांत इसमें, यहां साइड में लिख देते हैं 2, 1 and 2 means 5 पेयर ऑफ टीथ इन अपर जो, तो 5 पेयर का मतलब 10 और 5 पेयर ऑफ टीथ इन लोअर जो का मतलब 10 and 10 कितने दांत हो गए? 20। ये कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है कि आप बोलोगे सर 10 ऊपर थे 10 नीचे थे, कट हो गया, एक आ गया, नहीं। हम यहाँ पर कोई डिवीजन नहीं कर रहे हैं किसी तरह की, हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये जो लाइन है ये सिर्फ रिप्रेजेंट कर रही है किसको? अपर जो सेपरेट फ्रॉम लोअर जो, ठीक है। अपर जो सेपरेटेड फ्रॉम लोअर जो, तो 10 टीथ इन अपर जो एंड 10 टीथ इन लोअर जो, टोटल हो गए 20 टीथ। सिमिलर कंडीशन यहां पर देखिए, अब 2, 3, 5 and 3 8 2 16 दांत ऊपर के जबड़े में। और सिमिलरली 2, 3 to 5 and 3 8 means 16 टीथ अपर जो में, 16 टीथ लोअर जो में, तो टोटल हो गए 32 टीथ। ये है डेंटल फॉर्मूला मिल्क टीथ सेट का और परमानेंट टीथ सेट का। लेकिन अभी एक चीज हम लोगों ने बोली थी, जैसे जो टीनेजर्स हैं उनके अंदर 32 दांत नहीं होते, ठीक है। लास्ट पेयर ऑफ जो मोलर है वो ग्रो नहीं होता है अप टू मैच्योरिटी, ठीक है। मैच्योरिटी आने के बाद ही वो ग्रो करता है। तो उनके अंदर जो नंबर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मैं अलग ही लिख देता हूं।
2122 by 2122, टोटल नंबर ऑफ टीथ हो जाएंगे 14 इन अपर जो एंड 14 इन लोअर जो, और टोटल टीथ हो गए 28। आप चाहे तो अपने दांतों को गिन सकते हैं। 28 टीथ आपके माउथ में, बकल कैविटी में, ओरल कैविटी में प्रेजेंट हैं फॉर च्यूइंग द फूड। ठीक है, हाँ, जैसे ही आप मैच्योरिटी को अटेन करेंगे वैसे ही विजडम टीथ ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे। एट दैट टाइम द टोटल टीथ नंबर विल चेंज फ्रॉम 28 टू 32। ये है डेंटल फॉर्मूला। ठीक है, अब थोड़ा सा हम टीथ के स्ट्रक्चर के बारे में भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस एक आउटलाइन, थोड़ा सा डायग्राम फॉर्म कर लेते हैं उसका। ठीक है, ये जो पार्ट बाहर की तरफ हमें दिखाई देता है, जो व्हाइट पार्ट दांतों का जो हमें दिखाई देता है, इसको हम नाम दे देते हैं क्राउन। ठीक है, और जो लोअर पार्ट है ये, इसको हम नाम दे देते हैं रूट, टूथ रूट बोल देते हैं ना, दांत की जड़। ठीक है, वो, और ये जो मिडिल पार्ट है जो कि गम से कवर्ड है, इसको हम नाम दे देते हैं क्या, नेक। ठीक है, तो किसी भी दांत के 3 पार्ट होते हैं, आउटर पार्ट क्राउन, मिडिल पार्ट नेक एंड लोअर पार्ट विच इज एम्बेडेड इनटू द बोन, उसको हम नाम देते हैं रूट। ठीक है, 3 पार्ट्स आपको ध्यान रखने हैं टीथ के। अब देखिए इस डायग्राम में क्या है। ये देखिए, यहां पे हम रिप्रेजेंट कर देते हैं इस पार्ट को नीचे की तरफ, ये है बोन, यहां पर भी हम लिख देते हैं क्या, बोन। ठीक है, और ये जो अपर पार्ट है ये है गम, जो कि कवर कर रहा है इसको। ठीक है, अगर आप टीथ का स्ट्रक्चर देखेंगे इंटरनली तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर। ठीक है, मैं दूसरा मार्कर यूज कर लेता हूँ थोड़ा सा इसको सेपरेट आउट करने के लिए। ये जो आउटर मोस्ट पार्ट आपको यहां पर दिखाया गया है, आउटर मोस्ट लेयर, इसको हम नाम दे देते हैं एनेमल। क्या नाम देते हैं, एनेमल। हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी का हार्डेस्ट पार्ट जो है वो क्या है, एनेमल है। ठीक है, इससे अंदर की तरफ यहाँ ये पार्ट जिसमें आपको ब्लू लाइनिंग्स दिखा रखी हैं, ये रिप्रेजेंट करता है द नेक्स्ट पार्ट, जिसको हम नाम देते हैं डेंटाइन। क्या नाम देते हैं, डेंटाइन। ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर इज एनेमल, हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी, एंड द इनर लेयर इज डेंटाइन। ठीक है, डेंटाइन से अंदर की तरफ यहां इस जगह पर एक कैविटी प्रेजेंट होती है, दैट कैविटी इज नोन एज पल्प कैविटी। क्या है ये, पल्प कैविटी। ठीक है, जब आप नीचे की तरफ आते हैं तो यहां पर मैं आपको थोड़ा ये पार्ट डार्क करके दिखा देता हूं। ये जो डार्केंड पार्ट आपको यहां दिखाया जा रहा है, इस डार्केंड पार्ट को हम नाम देते हैं सीमेंट। क्या नाम देते हैं, सीमेंट।
ठीक है, ये रूट ऑफ द टीथ को कवर करता है, रूट ऑफ द टीथ को कवर करेगा। और इससे बाहर की तरफ के एक लिगामेंट प्रेजेंट होता है, मैं यहां पर इसको भी ब्लू से रिप्रेजेंट कर देता हूं, जो कि फिक्स करेगा जो सॉकेट में टीथ को। ठीक है, ये जो है ये पार्ट हम नाम दे देते हैं इसको पेरिओडोंटल लिगामेंट। क्या नाम देंगे? पेरिओडोंटल लिगामेंट। और इसका काम जो है, इसका काम है कि जो कैविटी बनी है जबड़े की हड्डी में, दांत को उसमें ये फिक्स करवा सके, प्रॉपर एंकरेज प्रोवाइड करे, अटैच करवा सके। ठीक है, तो पेरिओडोंटल लिगामेंट, जैसे आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा भी होगा, जो लिगामेंट होता है वो दो हार्ड सरफेसेस को एक दूसरे से कनेक्ट करने का काम करता है, वही काम यहाँ पर पेरिओडोंटल लिगामेंट का है। इसके एक तरफ है बोन और दूसरी तरफ है टीथ की हार्ड सीमेंट लेयर। ठीक है, तो ये इन दोनों को अटैच करने का काम करता है। ठीक है, नीचे की तरफ ये जो रूट है टीथ की, इनके थ्रू ब्लड वेसल्स और नर्व्स जो हैं वो पल्प कैविटी में एंटर करती हैं, यानी कि पल्प कैविटी में कनेक्शन ऑफ ब्लड प्रेजेंट होता है, ब्लड वेसल भी आ रही हैं और न्यूरॉन्स भी आते हैं, इसमें नर्व भी आती है। तो रूट कैनाल के थ्रू वो एंटर करती हैं, पल्प कैविटी के अंदर वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, पल्प कैविटी वास्तव में एक जेली लाइक या सेमी सॉलिड स्ट्रक्चर होता है, जिसमें सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं और नर्व्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है हमारे टीथ का। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, टीथ इज मेड अप ऑफ कैल्शियम सल्फेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट मेनली। टीथ के स्ट्रक्चर को फॉर्म करने में ये दो जो कैल्शियम साल्ट्स हैं, कैल्शियम सल्फेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट, ये काफी इंपॉर्टेंट हैं। इनके अलावा भी होते हैं, लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ साल्ट हैं वो ये दो हैं, कैल्शियम सल्फेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट। यहां पर हम टीथ के टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। हमने बकल कैविटी में 3 स्ट्रक्चर्स को पढ़ा, पैलेट को पढ़ा, हमने टंग को पढ़ा और टीथ को पढ़ा। टीथ की स्ट्रक्चर पढ़ी, कुछ स्पेसिफिक टर्म्स टीथ के बारे में पढ़ी, डेंटल फॉर्मूला पढ़ा। ठीक है, यहां पर बकल कैविटी को कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं, जो बकल कैविटी से अगला पार्ट है, दैट इज फेरेक्स। क्या नाम देते हैं हम? फेरेक्स। ठीक है, तो द नेक्स्ट पार्ट इज फेरेक्स। इसका कोई खास रोल नहीं है। ठीक है, फेरेक्स इज ए कॉमन पाथवे बिटवीन respiratory and digestive system and digestive ठीक है, जब आप रेस्पिरेटरी सिस्टम को पढ़ेंगे तो फेरेक्स उसमें भी प्रेजेंट है, उसका भी पार्ट होता है, और डाइजेस्टिव सिस्टम में भी जो फेरेक्स है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो एक कॉमन पाथवे है किस किस के बीच में? रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम के बीच में पाथवे का काम करता है, यानी कि जो फूड इसमें एंटर कर रहा है वो बकल कैविटी से फूड फेरेक्स में आएगा और फिर फेरेक्स से उसे आगे सीधा ट्रांसफर कर दिया जाता है इनटू द नेक्स्ट पार्ट। द नेक्स्ट पार्ट इज ईसोफेगस। क्या नाम देते हैं? ईसोफेगस। इट इज अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। क्या है ये? 25 सेंटीमीटर लंबी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, विच कैरी
domesticated food from pharynx to स्टमक। कहां से कहां तक? देखिए बकल कैविटी से आ गया तो फेरेक्स में, फेरेक्स टू नेक्स्ट पार्ट इज स्टमक, ठीक है। बाय स्पेशल मस्कुलर मूवमेंट्स कॉल्ड पेरिस्टॉल्सिस, ठीक है। देखिए ईसोफेगस क्या है? ईसोफेगस है तकरीबन 25 सेंटीमीटर के लेंथ की, आपके अपर पार्ट ऑफ द फेरेक्स से यहां से स्टार्ट हो जाती है ऊपर की तरफ से, और यहां मिड तक आकर के अप्रोक्सीमेट 25 सेंटीमीटर की लेंथ होती है इसकी, और ये फूड को फेरेक्स से स्टमक में पहुंचाती है। कहां से कहां तक? फेरेक्स से स्टमक में लेकर के जाएगी, और कैसे लेकर के जाएगी? बाय द हेल्प ऑफ मस्कुलर मूवमेंट्स। किसकी हेल्प से? मस्कुलर मूवमेंट की वजह से होगा, और उस मस्कुलर मूवमेंट को हम क्या नाम देते हैं? पेरिस्टॉल्सिस। पेरिस्टॉल्सिस एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है कई बार, व्हाट डू यू मीन बाय पेरिस्टॉल्सिस या व्हाट इज पेरिस्टॉल्सिस? तो आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं इसको? पेरिस्टॉल्सिस इज Peristalsis is rhythmic movement of muscles present in the wall of alimentary canal to push the food in forward direction, ठीक है। पेरिस्टॉल्सिस क्या है? रिदमिक मूवमेंट है। किसकी? मसल्स की। पेरिस्टॉल्सिस क्या है? रिदमिक मूवमेंट है, एक रिदम से होती है। ऐसा नहीं है कि कभी किसी पार्ट में हो गई, कभी किसी पार्ट में। रिदमिक मूवमेंट का मतलब एक ट्यूबुलर पार्ट है, ठीक है। तो अगर उस ट्यूबुलर पार्ट का अपर पार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इससे जस्ट प्रेजेंट नीचे लोअर पार्ट जो है वो एक्सपेंड कर जाएगा। फिर जब ये लोअर पार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो लोअर पार्ट जो इससे नीचे का पार्ट होगा वो एक्सपेंड कर जाएगा, ठीक है। रिदमिक मूवमेंट है ये, ठीक है। किनकी? मसल्स की, जो कहां प्रेजेंट है? एलिमेंट्री कैनाल की वॉल में। क्यों ये मस्कुलर मूवमेंट क्यों हो रही है? टू पुश द फूड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। पुशिंग द फूड का मतलब फॉर मूवमेंट ऑफ फूड विद इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ठीक है। पुशिंग का मतलब क्या है? फूड को धक्का दे रहे हैं, आगे की तरफ मूव करवा रहे हैं, तो फूड की मूवमेंट के लिए पेरिस्टॉल्सिस जरूरी होती है, और ये ईसोफेगस से स्टार्ट हो जाती है। किससे स्टार्ट होगी? ईसोफेगस से। क्लियर है? तो ईसोफेगस जो है वो पेरिस्टॉल्टिक मूवमेंट की हेल्प से फूड को फेरेक्स से रिसीव करने के बाद कहां ले जाती है? स्टमक तक। कहां ले जाएगी? स्टमक तक। अब नेक्स्ट पार्ट इसका मतलब क्या है? स्टमक की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट स्टमक इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। इसकी जो चौड़ाई है, इसका जो डायमीटर है वो रेस्ट ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम से ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा विड्थ होती है इसकी, ठीक है। थिक मस्कुलर वॉल
इसकी जो वॉल है वो थिक होती है, हाईली मस्कुलर है। इट इज जे शेप्ड ऑर्गन। क्या है? जे शेप्ड ऑर्गन प्रेजेंट जस्ट बिलो द डायाफ्राम। ठीक है, ये जे शेप्ड ऑर्गन होता है। देखिए किस तरीके से शेप दिखाई जाती है इसकी। इस तरह की शेप इसकी दिखाई जाती है। ठीक है, जे शेप, रफली जे जो अल्फाबेट होता है उसकी सी शेप होती है इसकी, और जस्ट डायफ्राम के नीचे, यानी कि ये पोजीशन अप्रोक्सीमेटली हमारे डायफ्राम की होती है। दिस पोजीशन इज, ठीक है, ऑफ डायफ्राम पोजीशन। इससे जस्ट नीचे की तरफ स्टमक जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, और थिक मस्कुलर वॉल है, तो वॉल की थिक और मस्कुलर होने का रीजन भी है। थिक मस्कुलर वॉल जो है ये पार्टिसिपेट करेगी फर्दर चर्निंग ऑफ द फूड। ठीक है, जो फूड ईसोफेगस के थ्रू होकर के स्टमक में आया है, ये उसको और ज्यादा बारीक पीस देगा, बिल्कुल पेस्ट की तरह का बना देगा। और कैसे बना देगा? क्योंकि जो मसल्स उसकी वॉल में प्रेजेंट है वो कंटिन्यूअसली कांटेक्ट करेगी और प्रेशर जनरेट करेगी, तो जो फूड पार्टिकल है वो और ज्यादा बारीक पीस जाएगा, बिल्कुल पेस्ट की तरह की स्ट्रक्चर बन जाती है। ठीक है, तो ये जो स्टमक है इससे ऊपर की तरफ हमने दिखा रखी है यहाँ पर क्या? ईसोफेगस, और इससे आगे की तरफ जो होती है वो होता है क्या? स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, अब ईसोफेगस से फूड आना और इंटेस्टाइन में फूड जाना, ठीक है, स्टमक में फूड का आना भी कंट्रोल्ड होता है और जाना भी कंट्रोल्ड होता है। और इसको कंट्रोल करने के लिए रिंग लाइक मसल्स यहां प्रेजेंट होती हैं। ये आपको रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिखा रखे हैं, इनको हम बोलते हैं स्फिंक्टर मसल्स। क्या नाम देते हैं? स्फिंक्टर मसल्स। इनवॉलेंट्री मसल्स हैं ये। आप लोगों ने 9th क्लास में टिश्यू के चैप्टर में पढ़ा होगा। मसल्स आर ऑफ 3 टाइप, स्मूथ, स्ट्राइटेड एंड कार्डियक। तो ये स्फिंक्टर मसल्स जो हैं ये स्मूथ मसल्स होती हैं। दे आर स्मूथ मसल्स, यानी कि हम इनको कंट्रोल नहीं कर सकते, ये अपने आप मूव करते हैं। ठीक है, तो 2 स्फिंक्टर मसल प्रेजेंट है, एक ये और एक यहां पर। ये जो है इसको नाम दिया जाता है कार्डियक स्फिंक्टर, और ये जो है इसको नाम दिया जाता है पाइलोरिक स्फिंक्टर। ठीक है, अब स्फिंक्टर मसल का काम क्या है? स्फिंक्टर मसल होती हैं रिंग की शेप में, तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, ठीक है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो जो डायमीटर होगा ट्यूबुलर पार्ट का वो कम हो जाएगा, यानी कि बंद हो जाएगा। जब स्फिंक्टर मसल कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो जो ओपनिंग्स हैं यहां पर वो बंद हो जाएंगी और फूड जो है वो कहां पर बना रहेगा? किसमें? स्टमक के अंदर ही बना रहेगा। ठीक है, क्यों इनको इनके यहां प्रेजेंट होने की जरूरत क्या है? कि ईसोफेगस से फूड स्टमक में आ गया, अब स्टमक ने उसको होल्ड करके नहीं रखा, तब तो वो आगे की तरफ निकल जाएगा, यानी कि उसके आगे कम से कम डाइजेशन तो होगी, स्टमक का अपना टाइम तो लेगा डाइजेशन के लिए, तो वहां पर फूड को कुछ समय के लिए रखा जाना जरूरी होता है फॉर प्रॉपर डाइजेशन। और उसको रखे जाने के लिए यहाँ पर एक मस्कुलर रिंग प्रेजेंट होती है जिसको हमने नाम दे दिया पाइलोरिक स्फिंक्टर। ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी, जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी अब ये पाथवे हो गया बंद, फूड इससे आगे अब नहीं जा पाएगा। ठीक है, और ऊपर की तरफ कार्डियक स्फिंक्टर भी प्रेजेंट होता है। क्यों? इसकी भी जरूरत है, क्योंकि अब क्या फूड जो है जो स्टमक की मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। अब जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो वो जो फूड है आगे तो जा नहीं पा रहा क्योंकि बंद हो गया, पीछे की तरफ निकल गया तो पीछे की तरफ भी मूव कर जाएगा वो। इसलिए क्या है, यहाँ पर कार्डियक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है जो इसको भी बंद कर देगा। इसको ये पाइलोरिक स्फिंक्टर जो इसने आगे से बंद कर दिया, कार्डियक स्फिंक्टर ने पीछे से बंद कर दिया। ठीक है, अब
जो स्टमक की वॉल है वो कॉन्ट्रैक्ट करती रहे, जो फूड है वो बिल्कुल बारीक पिसा जाएगा, लेकिन ना तो इसोफेगस में जाएगा वो, ना ही आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, जब तक कि स्टमक के अंदर डाइजेशन का काम कंप्लीट नहीं हो जाता है। ठीक है, तो ये स्टमक है। अब एक चीज और, स्टमक वॉल possess glands which release digestive juice। इस डाइजेस्टिव जूस को हम नाम दे देते हैं गैस्ट्रिक जूस। डाइजेस्टिव जूस को हमने नाम दे दिया क्या? गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, इन जूसेस की बात हम करेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के कंसेप्ट में, इसलिए हम स्टमक से नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। कौन सा है? स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, द नेक्स्ट पार्ट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देखिए, नाम जरूर इसका स्मॉल है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, नाम इसका जरूर स्मॉल इंटेस्टाइन है, यानी कि स्मॉल है, बट इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। क्या है ये? लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, ये लॉन्गेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, और अप्रोक्सीमेट लेंथ जो है इसकी 6 to 7 मीटर्स होती है, 6 से 7 मीटर लंबी होती है। ठीक है, फिर भी इसको स्मॉल बोला गया है बिकॉज ऑफ इट्स डायमीटर। इट्स डायमीटर इज लेस एज कंपेयर्ड टू लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, लेंथ तो इसकी ज्यादा है। ठीक है, लेंथ स्मॉल इंटेस्टाइन की ज्यादा है, लेकिन इसका जो डायमीटर होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन के कंपैरिजन में कम होता है। ये अप्रोक्सीमेटली 4 सेंटीमीटर के डायमीटर की होती है, दैट इज अबाउट 4 सेंटीमीटर, जबकि लार्ज इंटेस्टाइन में ये होता है 4.5 to 6 सेंटीमीटर। तो लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर ज्यादा है, इसलिए उसे लार्ज इंटेस्टाइन बोला जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ ज्यादा होने के बावजूद डायमीटर कम है, इसलिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोला जाता है। और देखिए, इसको हम रब कर देते हैं अभी। इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। इसके 3 पार्ट्स बताए जाते हैं। फर्स्ट पार्ट इज ड्यूओडेनम। ड्यूओडेनम। सेकेंड पार्ट इज जेजुनम। एंड थर्ड पार्ट इज इलियम। ठीक है, 3 पार्ट्स हैं, ड्यूओडेनम, जेजुनम एंड इलियम। ठीक है, और इनमें से जो ड्यूओडेनम पार्ट है स्मॉलेस्ट पार्ट है, शॉर्टेस्ट पार्ट है, एंड रिसीव secretions of liver and pancreas। ये दो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, लीवर और पैनक्रियाज, ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं। इनकी जो सिक्रीशन होगी, जो डाइजेस्टिव जूसेस इनसे रिलीज होते हैं, वो ड्यूओडेनम ही रिसीव करता है। ठीक है, अब देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन की इंपॉर्टेंस क्या है, इसका फंक्शन क्या है। साइट फॉर कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। साइट फॉर कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन स्टार्ट जरूर बक्कल कैविटी में हो जाता है बाय द एक्शन ऑफ सलाइवा, लेकिन डाइजेशन की जो कंप्लीशन है
यानी कि डाइजेशन प्रोसेस जो कंप्लीट होगा वो होगा किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में, प्लस इट आल्सो एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड, ये डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब भी करती है। ठीक है, तो एक काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का, जो 3 पार्ट से मिलकर के बना है, डुओडेनम, जेजुनम, इलियम, और इसका जो मेन फंक्शन है वो कंप्लीट डाइजेशन को कंडक्ट करवाना और फिर एब्जॉर्प्शन को भी कंडक्ट करवाना। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलेटेड। 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कई बार बोर्ड एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, मैं आपको वो बता देता हूं कौन कौन से हैं। एक तो कंपैरिजन है लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन, लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन मीन्स कौन सी, स्मॉल इंटेस्टाइन इज longer in herbivorous organisms or herbivores as compared to carnivores। ठीक है, एक तो है ये कंसेप्ट, इसमें क्या बताया गया है कि जो लेंथ है स्मॉल इंटेस्टाइन की, अगर हम हर्बीवोर ऑर्गेनिजम्स और कार्निवोर ऑर्गेनिजम्स के अंदर, यानी कि ऐसे एनिमल्स जो कि प्लांट मटेरियल के ऊपर फीड करते हैं, उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ को अगर कंपेयर करें कार्निवोरस यानी कि ऐसे एनिमल्स से जो कि फ्लैश के ऊपर फीड करते हैं, तो हर्बीवोरस ऑर्गेनिजम्स की जो लेंथ है स्मॉल इंटेस्टाइन की वो लॉन्गर है। उनमें हर्बीवोरस एनिमल्स में स्मॉल इंटेस्टाइन ज्यादा लंबी होती है एज कंपेयर टू कार्निवोरस एनिमल्स। ऐसा क्यों है? बहुत ही सिंपल सा आंसर है इसका। हर्बीवोरस ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो प्लांट डाइट को फॉलो करते हैं, यानी कि प्लांट्स के ऊपर फीड करते हैं, और प्लांट की बॉडी में एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है सेलुलोज। प्लांट डाइट contain large amount of cellulose, which is difficult to digest. So length of small intestine in herbivores is longer as compared to carnivores। अब बोलेंगे जी सेलुलोज है तो क्या फर्क पड़ गया? अगर प्लांट डाइट में सेलुलोज है तो क्या फर्क पड़ गया? डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट है तो कार्निवोर की लेंथ का इससे क्या लेना देना? देखिए जो सेलुलोज है वो डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट कहने का मतलब कि सेलुलोज को डाइजेस्ट होने में ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है, ज्यादा टाइम लगेगा और ज्यादा टाइम तक वो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर मेंटेन रहे फॉर प्रॉपर डाइजेशन। इसके लिए स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ इन हर्बीवोर्स ज्यादा होती है एज कंपेयर टू कार्निवोर। दूसरी तरफ अगर आप कार्निवोर्स को देखेंगे तो वो फीड करते हैं एनिमल डाइट के ऊपर, यानी कि वो फ्लैश है उसके ऊपर फीड करते हैं। फ्लैश जो है यानी कि मीट जो है वो इजी टू डाइजेस्ट होता है एज कंपेयर टू सेलुलोज। सेलुलोज के कंपैरिजन में वो आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है, इसलिए उसे कम टाइम लगता है फॉर डाइजेशन। तो कार्निवोर्स की जो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ है वो हर्बीवोर्स के कंपैरिजन में कम होती है। इसलिए किसी भी तरीके से आप समझ सकते हैं हर्बीवोर्स की ज्यादा क्यों है,
क्योंकि सेलुलोज रिच डाइट होते हैं उनकी, एंड सेलुलोज डाइजेशन रिक्वायर मोर टाइम, सो द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज लॉन्गर, whereas in case of carnivores they feed over meat and flesh of other animals. Flesh is easy to digest, take less time, so the length of the small intestine is shorter in carnivores as compared to herbivores. ठीक है, क्लियर। और दूसरा जो क्वेश्चन आता है यहां पर वो आता है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इट इज स्पेशलाइज्ड फॉर एब्जॉर्प्शन। स्मॉल intestine is specialized for absorption। कैसे, हाउ, ठीक है, यहां पे लिख देते हैं हम आगे भाई कैसे स्पेशलाइज्ड है। हम कैसे बोल सकते हैं कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें एब्जॉर्प्शन का काम हो रहा है, तो एब्जॉर्प्शन के काम को प्रॉपर्ली करवाने के लिए वो स्पेशलाइज्ड है। तो क्या स्पेसिफिक स्ट्रक्चर वहां पर प्रेजेंट है? देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन is greatly folded to form finger-like structures called villi। ठीक है, जो इनर वॉल है स्मॉल इंटेस्टाइन की वो ग्रेटली फोल्डेड होती है और फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स बना लेती है, ठीक है, जिसको हम नाम दे देते हैं विलाई। इट इंक्रीज, दिस विलाई इंक्रीज सरफेस एरिया, ये क्या कर देगी, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती है फॉर एब्जॉर्प्शन, क्योंकि अब एब्जॉर्प्शन जो है वो क्या है, मूवमेंट है मटेरियल की फ्रॉम द इनसाइड ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू द ब्लड, ठीक है। तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, जितना ज्यादा एरिया अवेलेबल होगा, उतना ही जल्दी एब्जॉर्प्शन भी हो जाता है, ठीक है। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन का कंसेप्ट था। अब स्मॉल इंटेस्टाइन जो है इट लीड्स इनटू, ये मींस ये जो फूड इसके अंदर डाइजेस्ट हो चुका है और एब्जॉर्ब भी हो चुका है, उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल बच गया है वो कहां जाएगा, तो नेक्स्ट पार्ट जो है वो है लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन इज अबाउट 1.5 to 2 meters in लेंथ। देखिए अगर आप कंपेयर करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ, वो थी 6 to 7 मीटर, ये है 1.5 से 2 मीटर के अप्रोक्सीमेटली, यानी कि लेंथ वाइज ये बहुत ज्यादा शॉर्टर है, लेकिन इसके डायमीटर स्मॉल इंटेस्टाइन के डायमीटर से ज्यादा होता है, इसलिए इसे लार्ज इंटेस्टाइन कहा जाता है। इट फर्दर कंसिस्ट ऑफ अगेन 3 पार्ट्स, इसमें भी 3 पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट इज सीकम, सेकेंड इज कॉलम एंड थर्ड इज रेक्टम। पहला पार्ट क्या है, सीकम है, दूसरा पार्ट है कॉलम और तीसरा पार्ट है रेक्टम। सीकम क्या है, देखिए सैक लाइक स्ट्रक्चर in which small intestine opens। ठीक है, ये सैक की तरह की स्ट्रक्चर है जिसमें स्मॉल इंटेस्टाइन ओपन करती है, ठीक है, और इट बियर्स ए वर्म लाइक स्ट्रक्चर called vermiform appendix। क्या नाम देते हैं, वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स। सीकम के ऊपर ही एक वर्म की तरह कीड़े नुमा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको हम नाम दे देते हैं वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स, ठीक है।
कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि अपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन, अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाया, जो अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाया उसमें क्या होता है कि जो फूड है वो जाना तो है कहाँ, सीकम से कोलोन की तरफ, लेकिन वो एंटर कर जाता है किसमें, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स में। वहां पर उसकी डिकम्पोजिशन स्टार्ट होती है, बैक्टीरियल ग्रोथ की वजह से पेन होना स्टार्ट हो जाता है, अनबेरेबल पेन होता है। इसलिए डॉक्टर लोग क्या करते हैं कि एक माइनर सा सर्जरी करते हैं और वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स को कट करके सेपरेट आउट कर देते हैं। तो वो जो पेन अपीयर होता है उसको हम बोलते हैं अपेंडिसाइटिस। उसमें वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो है वो इन्फ्लेमेट कर जाती है, सूजन आ जाती है उसमें, ठीक है। तो अपेंडिसाइटिस का, अपेंडिक्स का जो ऑपरेशन होता है उसमें अपेंडिक्स को रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। सीकम जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से अनडाइजेस्टेड फूड को रिसीव करेगा और उसको आगे ट्रांसफर कर देगा कहां, सीकम की कोलोन की तरफ। तो जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है, कोलोन। अब कोलोन की कंडीशन क्या है, लॉन्गेस्ट पार्ट, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, स्पेशलाइज्ड फॉर absorption of water and vitamins, ठीक है। जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट आया है उसमें प्रेजेंट वाटर को ये एब्जॉर्ब करेगा और साथ ही साथ जो विटामिन्स प्रेजेंट हैं उनको भी एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। इसके अलावा इट आल्सो हार्बर सम फ्रेंडली बैक्टीरिया, सम फ्रेंडली बैक्टीरिया, ठीक है, जो हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, हमारे कोलोन में पाए जाते हैं। वहां पर जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट है उसको यूज करते हैं और बदले में हमें 2 विटामिन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। दीज बैक्टीरिया विल प्रोवाइड 2 हाईली बेनिफिशियल विटामिन्स टू ह्यूमंस, ठीक है, बाय यूजिंग देयर वेस्ट। ह्यूमन के स्मॉल इंटेस्टाइन से जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट बच गया था वो चला गया लार्ज इंटेस्टाइन में, कोलोन के अंदर। कोलोन के अंदर कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट है जो उस वेस्ट को यूज करेंगे अपने लिए और बाय प्रोडक्ट के तौर पर कुछ विटामिन्स रिलीज कर देते हैं। उन विटामिन्स का नाम है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड पार्टिकुलरली विटामिन B12 एंड विटामिन के। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन्स जो हैं ये बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। कोलोन के बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो है रेक्टम। क्या है, रेक्टम। द लास्ट पार्ट which stores the undigested waste or fecal matter temporarily ये अनडाइजेस्टेड वेस्ट को या फीकल मैटर को स्टोर करके रखता है, ठीक है। यानी कि जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट है जो कोलोन से पास होकर के यहां तक पहुंचेगा, ये रेक्टम पार्ट उसको टेम्परेरी कुछ देर तक, जब तक कि सफिशिएंट अमाउंट में वो इकट्ठा नहीं हो जाता तब तक उसको स्टोर करके रखेगा, ठीक है। रेक्टम्स ओपन आउटसाइड, it opens outside by another opening of digestive tract or digestive system named anus। क्या नाम दे दिया जाता है, दूसरी जो ओपनिंग है उसको एनस, ठीक है। तो रेक्टम जो है, रेक्टम टेम्परेरी जब वेस्ट मटेरियल को स्टोर करेगा तो फॉर ए शॉर्टर टाइम ड्यूरेशन उसको स्टोर करता है और उसके बाद में जब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वेस्ट गेट कलेक्टेड देन द वेस्ट इज
removed outside or ejested out or passed outside the body through the another opening called anus. It is controlled by ring muscles called anal sphincters. अब जैसे स्टमक में हम लोगों ने स्फिंक्चर पढ़ा था, वैसे ही स्फिंक्चर मसल्स यहाँ भी प्रेजेंट होती है एनस की ओपनिंग एंड क्लोजिंग को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो दो वहां थी, दो ही यहाँ पर एनल स्फिंक्चर होते हैं। कितने होते हैं? 2 एनल स्फिंक्चर्स। कोई स्पेसिफिक नेम नहीं दिए गए हैं, बस इनको बोला जाता है इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्फिंक्चर। इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्फिंक्चर। जो इंटरनल स्फिंक्चर है ये इनवॉलेंट्री होता है, इट इज इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री का मतलब हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये हमारे विल में के कंट्रोल में नहीं है। जबकि एक्सटर्नल जो है ये वॉलंटरी है। वॉलंटरी का मतलब जो एक्सटर्नल एनल स्फिंक्चर होगा उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इंटरनल एनल स्फिंक्चर को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, यहां पर डाइजेस्टिव सिस्टम का जो फर्स्ट पार्ट था एलिमेंट्री कैनाल वो कंप्लीट होता है और दूसरे पार्ट को स्टार्ट करते हैं हम। जो दूसरा पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का, उसमें आते हैं बेटा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। क्या आते हैं? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो देखिए, सेकेंड पार्ट इज डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक है, मैं यहां पर आपको डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में बताऊंगा। ठीक है, उनके नाम, उनकी पोजीशन, कहां पर वो प्रेजेंट है, उनकी सिक्रीशंस के बारे में हम पढ़ेंगे अपने अगले वीडियो में। ठीक है, तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो हैं ये देखिए 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स। ठीक है, 3 पेयर सैलिवरी ग्लैंड्स के, 3 पेयर किसके? सैलिवरी ग्लैंड्स के सिक्रीट स्लाइवा। ये क्या रिलीज करते हैं? स्लाइवा इनटू बक्कल कैविटी। 3 पेयर होते हैं सैलिवरी ग्लैंड्स के। ठीक है, जिसमें से 2 पेयर नीचे की तरफ यहां लोअर जो के अंदर की तरफ, और 1 पेयर ऊपर की तरफ जो हमारा पैलेट है उससे ऊपर की तरफ ये प्रेजेंट होते हैं। और इन तीनों पेयर ऑफ द सैलिवरी ग्लैंड्स की जो सिक्रीशन है यानी कि जो स्लाइवा है वो कहां रिलीज होता है? बक्कल कैविटी में। ठीक है, उसके बाद गैस्ट्रिक ग्लैंड्स इन स्टमक। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स इन स्टमक, they release gastric juice। क्या रिलीज करते हैं? गैस्ट्रिक जूस को रिलीज करते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं कहां? स्टमक में। हमने पीछे अभी पढ़ा था कि स्टमक की जो वॉल है वो डाइजेस्टिव जूस रिलीज करती है। वो डाइजेस्टिव जूस वास्तव में क्या है? गैस्ट्रिक जूस। और ये कौन रिलीज कर रहे हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ स्टमक। ठीक है, इसके अलावा लीवर, देखिए ये लार्जेस्ट ग्लैंड होती है हमारी बॉडी में, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। ठीक है, इट रिलीज और इट सिक्रीट्स, वैसे तो बहुत सारे काम करती है। जो लीवर है, हिंदी में हम इसको जिगर बोल देते हैं, जिगर। अजय देवगन की एक मूवी भी आई थी जिगर। ठीक है, उससे याद रहेगा आपको। तो लीवर इट सिक्रीट्स बाइल जूस। क्या रिलीज करती है ये? बाइल जूस। ठीक है, और ये प्रेजेंट होता है नियर स्टमक, जस्ट बिलो द डायाफ्राम। ठीक है, स्टमक के बिल्कुल बराबर में ये प्रेजेंट होता है। लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड है और क्या रिलीज करेगा? बाइल जूस। इसके अलावा
पैनक्रियाज लीफ लाइक ग्लैंड है which secrete pancreatic juice। ये पैनक्रिएटिक जूस के नाम से एक डाइजेस्टिव जूस रिलीज करती है, ठीक है। और इट आल्सो रिलीज इंसुलिन हार्मोन, आल्सो सिक्रीट हॉर्मोन्स। ये क्या है? हॉर्मोन्स भी रिलीज करती है। इसके अलावा जो ग्लैंड बच गई है, हम लोगों ने पढ़ा 3 पेयर सैलिवरी ग्लैंड्स की जो सलाइवा सिक्रीट करती है बक्कल कैविटी में, गैस्ट्रिक ग्लैंड जो प्रेजेंट है स्टमक में, गैस्ट्रिक जूस रिलीज करेगी, लीवर जो कि लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी की जो बाइल जूस सिक्रीट करता है, और इसके अलावा बहुत सारे काम करता है। और उसके बाद हमने पढ़ा पैनक्रियाज जो कि लीफ की तरह की स्ट्रक्चर है और सिक्रीट करती है पैनक्रिएटिक जूस को जो डाइजेस्टिव जूस है, और इसके अलावा ये हार्मोन्स भी रिलीज करती है। पैनक्रियाज प्रेजेंट भी नियर टू स्टमक होते हैं, स्टमक एंड लीवर के पास ही प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा इंटेस्टिनल ग्लैंड्स सिक्रीट इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है, एंड प्रेजेंट इन वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड की सिक्रीशन है इंटेस्टाइनल जूस, ये कंप्लीट डाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है। जो डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट करेंगे वो इंटेस्टाइनल जूस है। और ये कौन रिलीज कर रहा है? इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स रिलीज कर रही है, जो कहां प्रेजेंट है? इन द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये सारी ग्लैंड्स हैं जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रेजेंट होती है, डाइजेशन के प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। इनकी सिक्रीशंस के एक्शन को भी किसका सिक्रीशन क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है फूड पर, वो हम लोग पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको अमीबा, पैरामीशियम और ह्यूमंस का डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो समझ में आया होगा। अगर किसी तरह का कोई डाउट हो तो प्लीज कॉन्टेक्ट मी थ्रू द कमेंट बॉक्स, ठीक है। और प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अपने सजेशंस और डाउट्स दोनों ही, शेयर कीजिए इस वीडियो को। और प्लीज अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।